जय हिंद एवरीवन। मैं रुचि सिंह परिहार, फैकल्टी ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग क्लास के साथ हमारे जुड़ते चलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही आज के जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा क्रुशियल टॉपिक है। तो इस टॉपिक को इन डेप्थ, इसमें क्या सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या घटनाक्रम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इनको हम समझते हुए चलते हैं। तो चलिए भाई, बिना किसी देरी के आप इस टॉपिक के साथ जुड़ जाइए। रशिया सीरिया क्रश रिबल ग्रुप्स, यानी कि अभी जो हाल ही में घटनाक्रम आपके डेवलप हो रहे हैं मिडिल ईस्ट में, तो उसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो आप लोग जिन्होंने अभी तैयारी करनी शुरू की है, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि मिडिल ईस्ट में जब से हमने देखा है, पढ़ना शुरू किया, न्यूज़पेपर देखना शुरू किया, तो मिडिल ईस्ट में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है। इवन आपके पेरेंट्स के भी टाइम पे अगर वो लोग भी रेगुलर न्यूज़पेपर देखते होंगे तो तब भी मिडिल ईस्ट हमेशा से युद्धग्रस्त रहा है। पहले ईरान इराक वॉर, फिर उसके बाद गल्फ वॉर, कुवैत वॉर, फिर कंटिन्यू, मतलब एक तरह से इराक में इंसर्जेंसी, सद्दाम हुसैन का एग्जीक्यूशन, उसके बाद आपका वहाँ पे आइसिस का पनपना, हमास का और इजराइल का तो कंटिन्यू वहाँ पे चल ही रहा था। तो मिडिल ईस्ट एक ऐसी रीजन है, एक ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा से युद्ध में ग्रस्त रहा है। तो हमने अपने एक पहले के वीडियो में इजराइल और हमास का संकट तो पूरा अच्छे से समझा ही था। आज हम जानेंगे कि सीरिया में क्या ये घटनाक्रम बन रहे हैं, और सीरिया में ये जो सारी चीजें हो रही हैं ये आज की बात नहीं है, सन 2011 से यहाँ पे हो रहा है। तो पूरा ऐतिहासिक घटनाक्रम, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जैसे अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं मैप को समझते हुए। तो ये रहा हमारा मैप, ये है हमारा अफ्रीका का मैप, यहाँ है हमारा एशिया का मैप, है ना। तो मैप को पहले समझिए, फिर हम इसमें जानते हैं कि चीज़ें कैसे क्या हैं। तो आप कहेंगे मैम, सीरिया समझाने के लिए आपने पूरा अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका का मैप क्यों लगाया? क्योंकि इन देशों को आपको समझना जरूरी है। ये है इजिप्ट, इजिप्ट के नीचे सूडान, यहाँ पे है लीबिया नामक देश, है ना, लीबिया, जिसमें जो आपके तानाशाह हुआ करते थे जनरल गद्दाफी। ये था ट्यूनीशिया, ट्यूनीशिया नाम का कंट्री, जहाँ पे जनरल आपके तानाशाह हुआ करते थे बेन अली। यहाँ पे आपका है अल्जीरिया, ये है आपका मोरक्को। इजिप्ट में होस्नी मुबारक की सरकार थी, जो कि एक तरह से क्या थी, यहाँ पे भी तानाशाही गवर्नमेंट थी। सीरिया, इजराइल का तो हमें पता ही है कि इजराइल में कैसे सिस्टम चल रहा था। लेबनान में भी वैसी ही सारी चीजें थी। सीरिया में भी एक तानाशाही रवैया ही था। बशर अल असद, इनसे पहले, बशर अल असद से पहले इनके जो फादर थे वो 1977 से 2000 तक वो तानाशाह बने रहे थे, और 2000 के बाद से बशर अल असद ने सत्ता संभाली और वो सीरिया के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। यानी एक तरह की डिक्टेटरशिप है, वन मैन रूल चल रहा है यहाँ पे। इराक में भी सद्दाम हुसैन का था। जॉर्डन ने तो अपने यहाँ पे एक तरह से सुधार कर ही लिया। सऊदी अरेबिया, ये ईरान, आप देख ही रहे हैं कि ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे क्या, किसी दिन हम ईरान पे भी लेक्चर लेके आएंगे। तो आपने ये सारा घटनाक्रम यहाँ पे देख लिया। ये ट्यूनीशिया नाम का देश आप जरूर देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये जो ट्यूनीशिया नाम का देश है, ये जो मिडिल ईस्ट की चिंगारी, जो आग वहां पे लगी हुई है, इसकी जो चिंगारी निकली थी वो इसी देश से निकली थी, ट्यूनीशिया, जिसकी कैपिटल है ट्यूनिस। ये यहाँ पे, यहाँ इटली के एक तरह से नीचे ही आपका पड़ता है मेडिटेरेनियन सी में, ठीक है। अब हम इसको आगे समझते हुए चलते हैं कि ट्यूनीशिया से कैसे एक आपका निकला वहां पे अरब स्प्रिंग, उसको समझेंगे। उससे पहले देख लेते हैं अभी हाल ही में सीरिया क्यों न्यूज में है। क्योंकि सीरिया में नॉर्थ वेस्ट जो सीरिया है, यानी कि सीरिया, ये जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, जो सीरिया का ऊपर का एरिया है, यहाँ पे रेबल फोर्सेस, यानी कि एक तरह से जो उन्मादी भीड़ ने, उन्मादी लोगों ने लॉन्च देयर लार्जेस्ट ऑफेंसिव अगेंस्ट द सीरियन गवर्नमेंट, सीरिया की सरकार के विरुद्ध अपना एक ऑफेंसिव शुरू कर दिया है। वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट्स इन सीरिया। तो इसमें कई आशंकाएं कई लोग लगा रहे हैं कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो रहा है और वो भी सीरिया से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको समझेंगे। नाउ इजराइल रेन्स बॉम्ब्स ईरान, टर्की, यूएस नेक्स्ट, मतलब अब कौन कौन इसमें करेगा। तो ये हमारी बीबीसी की न्यूज की कटिंग है कि रशियन फोर्सेस अलॉन्ग विद सीरिया मिलिट्री लॉन्च्ड एयर अटैक्स ऑन एडवांसिंग रेबल्स एंड जिहादिस्ट इन सीरियास एलेप्पो एंड इदलिब। ये दोनों शहरों के नाम आप याद कर लीजिए कि आपके सीरिया में, क्योंकि सीरिया के इन शहरों के नाम, जो शहरों के नाम बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ पे है। तो एलेप्पो और इदलिब, ये हैं सीरिया के प्रेसिडेंट, जो कि सन 2000 से कंटिन्यू वहां के प्रेसिडेंट बने हुए बशर अल असद। इससे पहले इनके फादर थे 1977 से 2000 तक, वो भी प्रेसिडेंट बने हुए थे। अब हम समझेंगे कि ये सीरिया की ये आग जो अभी लगी है, ये इसकी शुरुआत कहां से होती, तो इसकी जड़ तक जाएंगे। तो ये अरब स्प्रिंग से ये चीज शुरू होती है। और अरब स्प्रिंग क्या था? तो अरब स्प्रिंग अ सीरीज ऑफ प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग दैट एनवेलप्ड सेवरल लार्जली मुस्लिम कंट्रीज इंक्लूडिंग ट्यूनीशिया, मोरक्को, सीरिया, लीबिया, इजिप्ट एंड बहरीन।
ट्यूनीशिया नाम का जो देश था, ट्यूनीशिया नाम के देश में एक ये फल विक्रेता था, स्ट्रीट वेंडर था, नॉर्मल व्यक्ति था, मोहम्मद, ये जो आपके इसका नाम था मोहम्मद बौइज़ी, है ना। तो ये जो मोहम्मद बौइज़ी थे, इन्होंने क्या किया था, एक तरह से ये एक फल विक्रेता थे और यहाँ पे ट्यूनीशिया में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि एक फल बेचने वाला भी अपना ठेला भी मतलब एक तरह से रोड के किनारे नहीं लगा सकता था, इतना करप्ट सिस्टम था। उसको परमिट नहीं मिल रहा था सब्जी बेचने के लिए, फल बेचने के लिए, और इतना परेशान होकर, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा थे, इतना परेशान होकर उसने क्या किया, सरकारी दफ्तर के आगे खुद को सेल्फ इमोलेट कर लिया, उसने अपनी जान दे दी। तो यही वो व्यक्ति था जिसने अपनी जान दे दी। और ये घटना आपकी हुई थी दिसंबर 2010 की, जिसमें एक स्ट्रीट वेंडर ने उसने अपने आप को एक तरह से क्या किया, वेजिटेबल और ये सब्जी फल बेचा करता था, उसने परमिट ना मिलने की वजह से अपने आप को आग के हवाले कर दिया और अपनी जान दे दी। तो इस तरह से पूरी जनता में गुस्सा फूटा और ट्यूनीशिया में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया कि बेन अली जो वहाँ के डिक्टेटर थे, उनको अपनी सरकार छोड़नी पड़ी। उसी तरह से वही जो प्रोटेस्ट जो सीरिया, ट्यूनीशिया की खबरें पहुंची बगल के देश आपके लीबिया में जनरल गद्दाफी थे जो कि बहुत लंबे समय से रूल कर रहे थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ यानी कि यूएस और ये आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इनका भी इंटरेस्ट आ गया कि यही मौका है यहाँ से जब डिक्टेटरशिप चली जाए, क्योंकि ये जो पूरा क्षेत्र था, इस जो पूरे क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं, ये बहुत ही ऑयल रिच एरिया है, एनर्जी रिच एरिया है, जहाँ पे ऑयल भी है, नेचुरल गैसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज़ को लगा यही सही मौका है, प्रोटेस्ट में हम भी थोड़ा मदद देते हैं, हम भी फंडिंग करते हैं और यहाँ से डिक्टेटरशिप को हटाते हैं इन देशों से और यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आते हैं। डेमोक्रेसी लेके आएंगे यानी कि इनकी इकोनॉमीज़ इन देशों की क्या होंगी, लिबरलाइज्ड होंगी, ओपन होंगी। तो यहाँ पे हमारी फॉरेन कंपनीज आएंगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा, है ना, हमारी मार्केट बढ़ेगी जितनी ज़्यादा डेमोक्रेसीज आएंगी। तो वेस्टर्न कंट्रीज़, अमेरिका वगैरह का भी इसमें एक तरह से इंटरेस्ट था और इस तरह से लीबिया में भी जनरल गद्दाफी की सरकार गई। होस्नी मुबारक इजिप्ट में भी बहुत लंबे समय तक एक तरह से क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। मुस्लिम ब्रदरहुड वहाँ पे भी आता है, इजिप्ट में भी तानाशाही चली जाती है। फिर वही आग भड़कते हुए कहाँ पहुँचती है, सीरिया में। तो अरब स्प्रिंग की, इसी को कहते हैं अरब स्प्रिंग, पूरे अरेबिक देशों में ये चीज़ पहुँचती है। सीरिया में क्या होता है, 2011 में सक्सेसफुल अपराइजिंग, ट्यूनीशिया और इजिप्ट के बाद सीरिया में भी प्रो डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट एक्टिव हो जाते हैं। सीरिया में क्या होता है घटनाक्रम, मार्च में 2011 में, ये दिसंबर 2010 की घटना थी जब मोहम्मद बौइज़ी ने स्वयं को आग लगाया था। उसके बाद मार्च 2011 में एक तो सीरिया में भी वैसे भी तानाशाही तो थी ही और अकाब मतलब एक तरह से बारिश नहीं हुई थी 2007-8 के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा एक तरह से सूखा पानी की संकट बहुत ज़्यादा था। इस वजह से लोगों में, और इन्फ्लेशन तो बहुत ज़्यादा था ही, तानाशाही के खिलाफ एक तरह से आवाज़ तो उठी रही थी। कुछ स्कूल के बच्चों ने मार्च 2011 में एक तरह से दीवालों पर लिख दिया उन्होंने कि डाउन विद द रिजीम, है ना, कि जो रिजीम है, जो अशद की रिजीम है, इसको यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। तो तानाशाही और डेमोक्रेसी में यही अंतर होता है कि डेमोक्रेसी में तो आप विलफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, सरकार को आपके आगे झुकना पड़ेगा क्योंकि जनता की सुनी जाती है। लेकिन जब तानाशाही होती है तो बशर अल असद के जो पुलिस थे, जो आर्मी थी, उन्होंने क्या किया, उन बच्चों को पकड़ा और उन बच्चों को पकड़ के उनको बहुत पीटा। उनके माँ बाप जब वहाँ पे पहुंचे कि हमारे बच्चे हमें वापस कर दो, तो उन्होंने बोला नए और बच्चे पैदा कर लो, वो तो नहीं मिलने वाले। और छोट मतलब 16, 17, 18 साल के वो बच्चे थे और उनको बहुत पीटा गया। वहां से आग शुरू हुई, प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया और नॉर्दर्न एरिया से प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि बशर अल असद ने आर्मी लगा दी। तो आर्मी के लोगों को भी लगा कि यार ये लोग प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं तो जायज मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, सरकार इतना इनका दमन क्यों कर रही है। तो कुछ आर्मी के लोग भी एक तरह से प्रोटेस्टर्स से मिल गए। तो वो आपके, उन्होंने कौन सी आर्मी बनाई, फ्री सीरियन आर्मी बनाई। वो जो आर्मी के लिए लोग थे, बशर की आर्मी के ही लोग थे, वो एक तरह से प्रोटेस्टर्स से मिल गए और एक तरह से बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ लोगों की, हंड्रेड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स की यहाँ पे क्या हुई, किलिंग्स हुई। जुलाई 2011 तक आते आते कई मिलिट्री के जो डिफेक्टर्स थे वो एक तरह से मिलिट्री से हट गए और उन्होंने फ्री सीरियन आर्मी बनाई, अ रेबल ग्रुप, जिसका एम क्या था, इस सीरिया की गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकना। फिर फॉरेन बैकिंग, अब देखो यहां से मिलने लगी सीरिया को फॉरेन बैकिंग। कैसे सीरिया को फॉरेन बैकिंग मिलने लगी, क्योंकि जब फ्री सीरियन आर्मी एक तरह से अलग हो गई यहाँ पे, तो हम फिर से एक तरह से मैप से देखते हुए समझेंगे कि मैप में आपको ज़्यादा चीज़ें ठीक से समझ में आएंगी। क्योंकि जब हम यहाँ देखते हैं इस मैप में, पूरा जियोपॉलिटिक्स आपको यहीं समझ में आ जाएगा। ये जो सीरिया है, सीरिया में जो आपके इतने समय प्रेसिडेंट बने हुए बशर अल असद, जिनकी हमने फोटो देखी थी, ये आपके आते हैं अलवाइट कम्युनिटी से। अलवाइट कम्युनिटी एक तरह की शिया कम्युनिटी ही है, तो ये शिया कम्युनिटी से आते हैं और शिया कम्युनिटी सीरिया में केवल 13% है। उस 13%, सोचो 13% की आबादी में से एक व्यक्ति आता है जो कि लंबे समय से तानाशाह बना हुआ है और वहां पे जो बहुसंख्यक आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन एक तरह से नहीं है। तो
यहाँ शिया सुन्नी का भी वॉर शुरू हो गया और इस पूरे मिडिल ईस्ट में एकमात्र जो शिया कंट्री का है, जो कि जिसमें मेजॉरिटी में शिया है और जो हेड है शिया कंट्रीज का, वो ईरान है। बाकी मैक्सिमम जो आबादी है मुस्लिम देशों में वो सुन्नियों की आबादी है और सुन्नी नेशंस का जो हेड बनता है वो सऊदी अरेबिया बनता है। तो इस तरह से ईरान को लगा कि भाई सीरिया जो अपना है, शिया कम्युनिटी अपनी है, मतलब बशर अल असद अगर शिया एक तरह से चले जाएंगे लीडर, तो हमारे शियाओं का एक तरह से क्या है, वर्चस्व थम जाएगा। और दूसरा, शिया ईरान जो है ये हमेशा लेबनान में जो एक आपका एक मतलब गुट जो काम कर रहा है, जो कि इजराइल को भी बीच बीच में परेशान करता रहता है। अभी हम लोगों ने बहुत न्यूज़ में उसका नाम सुना, उसका नाम है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह को एक तरह से लैंड एरिया से सपोर्ट करने का काम सीरिया के थ्रू ही एक तरह से पहुंचता है, क्योंकि सीरिया में क्या है, बशर की सरकार है, तो हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान, और हिजबुल्लाह को जो भी रसद, बंदूक, गोला बारूद जो पहुंचाना होता है वो सीरिया के थ्रू पहुंचा दिया जाता है, बशर अल असद के थ्रू। कौन पहुंचा देता है? ईरान पहुंचा देता है। तो ईरान को शिया की जरूरत भी, मतलब एक तरह से बशर की भी जरूरत थी। तो ईरान ने क्या किया, सीरिया को सपोर्ट किया। सीरिया को सपोर्ट किया वहां के प्रोटेस्ट को दबाने में। अब वेस्टर्न नेशंस भी आ गए, उन्होंने कहा कि भाई यही मौका है, बशर की सरकार को हटा दो, यहां से भी डिक्टेटरशिप हटा दो, जैसे लीबिया में हटी, इजिप्ट में हटी, ट्यूनीशिया में हटी, यहां से भी डिक्टेटरशिप हटा दो, इकोनॉमी को फ्री करो। तो ऐसे में सीरिया में अब अमेरिका ने किसको सपोर्ट किया, क्योंकि अमेरिका तो एक तरह से सीरिया को सपोर्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे एक पॉपुलेशन आती है और उसका नाम है, सीरिया की ही एक जनता है जिसको हम लोग कहते हैं कुर्द। क्या कहते हैं उनको हम लोग कहते हैं कुर्द। तो हु आर कुर्द? कुर्द जो हैं, ये कुर्द एक तरह से सीरिया में, आपके टर्की में, ईरान में और आपके इराक में और आर्मेनिया में पाए जाने वाले एक तरह की एथनिक ट्राइब है, जो कि जिसने 7वीं शताब्दी में एक तरह से क्या किया था, इस्लाम को अपनाया था। और इन कुर्द लोगों को, लेकिन ये ट्राइब थी, इसने इस्लाम को अपनाया था लेकिन अपना ट्राइबल कल्चर भी मेंटेन रखा था। तो जितनी भी इस्लामिक ताकतें हैं ये इनको एक्चुअली में मुसलमान मानती ही नहीं है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कुर्द जो हैं वो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करते हैं, लेकिन बाकी जो मुसलमान है वो इनको मुसलमान मानते ही नहीं, बोलते काफिर टाइप के लोग हैं, है ना। तो एक तरह से तो ये है कुर्द। यहाँ पे देखिए ये टर्की है, ये टर्की की बाउंड्री है, ये सीरिया की बाउंड्री है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये इराक की बाउंड्री है, ये ईरान की बाउंड्री है, इधर आर्मेनिया। तो कुर्द जो पॉपुलेशन है, कुर्द जो जनजाति है, ये पूरे इस क्षेत्र में फैली हुई है। माने ये किसी एक देश में नहीं है, इन देशों का बंटवारा इस तरह से हुआ है कि कुर्द जनजाति हर देश में माइनॉरिटी बन के रह गई है, कहीं पे भी मेजॉरिटी नहीं है। हालांकि इसकी जो ज्यादा संख्या है वो आपकी कहाँ पे है, वो तुर्की में है। तो कुर्द लोगों में हमने देखा कि ये जो कुर्द थे ये भी डेमोक्रेसी चाहते हैं, ये भी सेकुलर नेशन चाहते हैं। कुर्द नहीं चाहते हैं कट्टरपंथी शरीयत, ये सारी चीजें नहीं चाहते, वो एक सेकुलर नेशन चाहते हैं। तो कुर्द लोगों ने भी एक तरह से प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट चलाया, उन्होंने भी बशर की सरकार के खिलाफ मूवमेंट करना शुरू कर दिया। यानी सीरिया में इधर के रीजन में जो पाए जाते हैं ये कुर्द हैं, ठीक है। अब इन कुर्दों ने क्या किया, इन्होंने एक तरह से अपनी एक कुर्दिश मिलिशिया, अपनी एक फोर्स बनाई और इसमें पीकेके जिसको कहा गया, और इन्होंने कहा कि हम भी फ्रीडम चाहते हैं सीरिया में। तो सीरिया में देखिए फ्री सीरियन आर्मी बन गई, रेबल्स ग्रुप तो वो थे अलग, बशर का जो सिस्टम था वो था अलग, एक चौथा फ्रंट शुरू हो गया, कुर्दिश लोगों का फ्रंट शुरू हो गया। अब जब ये चारों फ्रंट यहाँ शुरू हो गए, उसी समय यानी कि जो 2011-12 की घटना थी, उसी समय उस वक्त तक एक बहुत गुट ताकतवर हो चुका था जिसका नाम था आइसिस, है ना। तो इनमें से कई स्टूडेंट जो आपके, जिन्होंने थोड़ा न्यूज़ को पहले से फॉलो किया होगा, उन्होंने आइसिस के बारे में जरूर सुना होगा, इस्लामिक स्टेट, है ना। तो इस्लामिक स्टेट जो पनप रहा था, जिसका एक बड़ा एजेंडा था, उसका एजेंडा क्या था? उसका एजेंडा था कि पूरी दुनिया में इस्लाम की सल्तनत को बढ़ाना। इस्लाम में जो खलीफत सिस्टम था, जो इस्लाम का धार्मिक नेता होता था, जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो खिलाफत खत्म कर दी गई थी, तो वो खलीफत सिस्टम फिर से लेके आना। तो उस एम के साथ उनका था कि इस्लाम अमेरिका में भी फैलना चाहिए, यूरोप में भी फैलना चाहिए, हर जगह खलीफत, एक तरह से इस्लामिक खलीफत होनी चाहिए। और इस तरह से वो उस एम के साथ आए और उनको मिला सीरिया में बैटल ग्राउंड, और बैटल ग्राउंड के तहत उन्होंने, आपने बगदादी वगैरह के नाम सुने होंगे, तो वो भी एक्टिव हो गए। अब सोचो सीरिया में कितने सारे लोग एक्टिव होते जा रहे हैं युद्ध के लिए, ठीक है। यानी कि एक दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है, 5, 6, 7 लोग सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहे हैं। तो कुर्द यहाँ पे ये लड़ रहे थे। अच्छा, कुर्दों का क्या मानना था? कुर्दों का मानना था कि इनकी जो 25 से 35 मिलियन जो एक तरह से आबादी इनकी थी, जो इराक, सीरिया और यहाँ पे आर्मेनिया, हर जगह मतलब एक तरह से फैली हुई थी, तो इनका मानना था कुर्दिशों का कि हमारा जो इतिहास है वो 2500 साल से पुराना है। हमने 7वीं शताब्दी में एक तरह से इस्लाम को कबूल किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इन्होंने, कुर्द लोगों ने एक तरह से ब्रिटेन, यानी कि जो अलाइड पावर्स थी, यानी ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया, अलाइड पावर्स थी, इनका साथ दिया था। तो इसमें इनके साथ एक ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी, ट्रीटी ऑफ सेवरस हुई थी। और ट्रीटी, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आप समझिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हमारा था उसमें 2 गुट बन गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एक तरफ था ब्रिटेन
ब्रिटेन यानी यूके, और फ्रांस और रशिया, और दूसरे पक्ष में कौन था? दूसरे पक्ष में था जर्मनी, और कौन था? इटली, और कौन था? आपका टर्की। ठीक है, तो ये दूसरे, या इटली की जगह आप यहाँ पे ऑस्ट्रिया भी कह सकते हैं, है ना। इटली तो एक तरह से छुपे हुए रूप में था, ऑस्ट्रिया हंगेरियन जो अंपायर था, तो ये था। तो जीता कौन था? ये गुट था। हारा कौन था? ये गुट था। तो उससे पहले ट्रीटी ऑफ सेवरस की थी अंग्रेजों ने कुर्दों के साथ, जैसे यहूदियों के साथ किया था साइक्स पिको एग्रीमेंट, छुपे छुपे एग्रीमेंट किया था, वैसे कुर्दों के साथ किया था कि जैसे ही हमारे मदद करो, ये टर्की में जो ऑटोमन अंपायर है, ऑटोमन खिलाफत, इसको खत्म करने में हमारी मदद करो, उसके बदले में हम तुमको युद्ध के बाद एक कुर्दिस्तान नामक देश दे देंगे। ऐसा वादा किया था ब्रिटिशर्स ने, किससे? कुर्द लोगों से। हाउएवर टर्की निगोशिएटेड, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, टर्की हार गया और टर्की में अपने आप ही खिलाफत खत्म कर दी गई। मुस्तफा कमाल पाशा वहां पे डेमोक्रेसी लेके आ गए, और उन्होंने क्या किया? यही जो अलाइड पावर्स थी, यही ब्रिटेन, फ्रांस, इन लोगों से क्या किया? 1923 में एक और संधि कर ली। उस संधि का नाम था ट्रीटी ऑफ लुजैन, और ट्रीटी ऑफ लुजैन ने क्या किया? ट्रीटी ऑफ सेवरस को खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि टर्की ने इसे क्यों किया? क्योंकि टर्की में ही तो बड़ी एक आबादी है कुर्द लोगों की। अगर कुर्दिस्तान बनेगा तो टर्की का एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा, तो जो कि आज के नाम पे कौन सा देश है? तुर्की नाम का देश है। तो तुर्की ने क्या कहा कि भाई ट्रीटी ऑफ लुजैन करो, ये कुर्दिस्तान नामक देश तो भूल ही जाओ। तो यानी कुर्दों के साथ धोखा हुआ। तो बिल्कुल कुर्दों के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक तरह से धोखा हुआ था। ओवर द डिकेड्स, कई दशकों से कुर्द मेड रिपीटेड अटेम्प्ट्स, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स बनाए, अपना संघर्ष जारी रखा कि एक अपना कुर्दिस्तान नामक देश होगा जिसके जो बॉर्डर्स होंगे वो टर्की के पास, यानी टर्की भी के जो कुर्द हैं वो भी हमारे साथ मिल जाएंगे। तो ये चीज आपका था। अब बताओ, अब जब भी सीरिया में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कुर्दों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, अपने देश की मांग, अपनी ऑटोनॉमी की मांग करनी शुरू कर दी। अभी तो देश की मांग सीरिया के कुर्द नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका था कि हमारी ऑटोनॉमी, थोड़ी सा हमें स्वायत्तता दे दो, क्योंकि इराक में जो कुर्द थे उनको तो ऑटोनॉमी मिली हुई थी, तो इनका था कि हमें भी थोड़ी ऑटोनॉमी मिल जाए बशर की सरकार में। तो ऐसे में टर्की को लगने लगा कि जो हमारे देश में कुर्द रह रहे हैं, जो कि एक बड़ी आबादी है, ये भी कल को मांगने लगेंगे कि हमको भी ऑटोनॉमी दो, तो हमारे देश में भी संघर्ष शुरू हो जाएगा। इसलिए टर्की भी इन्वॉल्व हो गया इस युद्ध में, और टर्की ने ये जो आपका टर्की इसमें इन्वॉल्व हुआ, और टर्की ने जो आफ्टर द इस्लामिक स्टेट स्वेप्ट अक्रॉस सीरिया, इराक, द ओनली फाइटर्स हु वर एबल टू रेजिस्ट द ऑनस्लॉट वर द सीरियन कुर्दिश मिलिशिया। तो जब इस्लामिक स्टेट सीरिया में आ जाता है तो केवल एक था जिसने सीरिया के में एक तरह से अपना एक मोर्चा संभाल के रखा, तो वो थे कुर्दिश। और इन कुर्दिश लोगों के जरिए ही अमेरिका एक तरह से क्या कर रहा था? सीरिया में बम बारूद, ये सब गोला बारूद, ये सब पहुंचा रहा था। तो कुर्दिश लोगों को पहुंचा रहा था। मतलब कुर्दिश की जो आपकी मिलिशिया थी वो बशर की सरकार से भी लड़े और इस्लामिक स्टेट से भी लड़े। ठीक है, तो ये सारी यूएस ने बहुत सारी बॉम्बिंग करी, यूएस ने बहुत सारी बॉम्बिंग करी। तो ऐसे में जो आपका रशिया है और ईरान है, ये बशर के सरकार के पक्ष में आ गए। वो बशर की सरकार के पक्ष में आ गए, रशिया भी आ गया और ईरान भी आ गया। रशिया ने बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी रेबल्स वाले एरिया में। इस तरह से बाद में हमने देखा कि ये जो अमेरिका था, अमेरिका जो आपका था, अमेरिका ने एक तरह से क्या किया? उसने सीरिया पे बॉम्बिंग जो कर रहे थे, लेकिन अमेरिका के जो हथियार थे वो एक तरह से इस्लामिक स्टेट के हाथ में लगने लगे, तो अमेरिका ने सीरिया से बैकआउट कर दिया। 2019 के अराउंड जब उन्होंने सीरिया से बैकआउट कर दिया, यानी सीरिया से निकल गए अमेरिका ने ऐसी तालिबानियों में किया, मतलब अफगानिस्तान में अफगानियों के साथ किया, तालिबानियों के भरोसे उनको छोड़ के चले गए। ऐसे ही अमेरिका ने सीरिया में किया, कुर्दिशों को एक तरह से इस्लामिक स्टेट के भरोसे छोड़ के चले गए, और छोड़ के चले गए। तो ऐसे में वहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे कौन कौन आपका एक तरह से गुट आपका निकल के आया, तो वहां पे जो गुट निकल के आया वो उसका नया नाम, यानी कि बेलिजरेंट्स, वहां पे अब कौन कौन होंगे? एक तो सीरिया बेलिजरेंट्स यानी युद्धरत कौन कौन लोग हैं? एक तो सीरियन गवर्नमेंट है, कुर्दिश फोर्सेस हैं, इस्लामिक स्टेट है, सीरिया के जो रेबल्स हैं जो कि नॉर्थ साइड में यहाँ पे आपके वर्क कर रहे हैं, एक है हयात ताहिर अल शाम। आजकल इस गुट का नाम हम लोग बहुत मतलब एक तरह से सुन रहे हैं, HTS, हयात ताहिर अल शाम, और तुर्किश बैक्ड सीरियन रेबल्स। और तुर्किश रेबल्स, सोचो इतने लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस्लामिक स्टेट तो लगभग खत्म हो गया था, उसमें कुर्दिश लोगों का, तो ये जितना नीला एरिया है ये कुर्दिश लोगों के अधीन आ गया, और ये जितना इधर का एरिया है ये सीरियन गवर्नमेंट के अधीन आया। यहाँ पे जो आप थोड़ा सा डार्क इस तरह का कलर का एरिया देख रहे हैं, ये इस्लामिक स्टेट के अंदर में था। यहाँ पे जो थे ये जिनको तुर्की ने बैक कर रखा था, ये वो रिबल्स थे, ये वो विद्रोही थे जिनको तुर्की ने बैक कर रखा है। और यहाँ पे ये जो ऑरेंज कलर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका आया है हयात ताहिर अल शाम। अब ये कौन सी बला है? हयात ताहिर अल शाम। हयात ताहिर अल शाम एक्चुअली में ही इसका पुराना नाम है अल नुसरा फ्रंट। इसका पुराना नाम क्या है?
अल नुसरा फ्रंट, और ये जो अल नुसरा फ्रंट है ये इस्लामिक स्टेट की ही एक शाखा है। इसने बस अपना नाम बदल दिया, मतलब वो रिश्ता वही सोच नहीं वाला हाल किया है, ठीक है। तो ये अल नुसरा फ्रंट का ही नया नाम है हयात ताहिर अल शाम, और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि हयात ताहिर अल शाम अपनी पैठ बढ़ा रहा है और उसने अलेप्पो में बॉम्बिंग करके, पहले इदलिब में था, इदलिब से आगे अब वो अलेप्पो में पहुंच चुका है, यानी अलेप्पो में पहुंच चुके हैं कौन? हयात ताहिर अल शाम यानी इस्लामिक स्टेट। और इनका उद्देश्य क्या है? वो शरीयत और वो इस्लामिक स्टेट, वो सारी जो इनकी मांगे हैं वो सब कुछ यहाँ पे करना। अब ये अचानक से ये इतना क्यों, अभी की तारीख में ये इतना क्यों, मतलब एक तरह से इनका डेवलपमेंट होने लगा? ये इसलिए होने लगा क्योंकि ईरान उलझा हुआ है, ईरान जो देश है वो उलझा हुआ है इजराइल में, लेबनान में जो हिजबुल्लाह का नेता था नसरुल्लाह, उसको मार दिया इजराइल ने कमजोर कर दिया है ईरान को। तो ईरान इतनी मदद में नहीं आएगा बशर अल असद की मदद में नहीं आएगा। ऊपर जो रशिया बशर को सपोर्ट करता था, रशिया उलझा हुआ है यूक्रेन में, और रशिया ने क्या किया? रशिया ने जो यहाँ पे जो अलेप्पो के पास यहाँ पे दमस्कस में अपने जो हवाई फायर करने वाले जो हेलीकॉप्टर वगैरह, मतलब बॉम्बर्स जो अपने तैनात कर रखे थे, वो यूक्रेन की तरफ लगा दिए। तो रशिया भी यहाँ से बैकआउट कर गया था और वो वहां पे था। तो इनको लगा सही मौका है, यही मौका है जब बशर अल असद पे चोट करो, क्योंकि इसके दोनों जो संरक्षक हैं, ईरान वो इजराइल में उलझा हुआ है और जो रशिया है वो आपका यूक्रेन में उलझा हुआ है। तो बस यही मौका है, यहीं पे कब्जा कर लो। इतने में ही तुर्की भी आ जाता है। और तुर्की का क्या उद्देश्य रहता है? तुर्की का उद्देश्य रहता है, क्योंकि सीरिया में जब से 2011 से सिविल वॉर यहाँ पे होना शुरू हुआ है, तब से हमने देखा है कि सीरिया के सिविल वॉर की वजह से यहाँ की ज्यादातर जो आबादी, सीरिया की आबादी 22 मिलियन के आसपास थी, तो यहाँ पे जिसमें से 12 मिलियन के आसपास जो आबादी है वो डिस्प्लेस्ड है, एज अ रिफ्यूजी है, और ये 5 लाख के आसपास आबादी तो इनकी डेथ हो चुकी है। 5 लाख तो ये मतलब एक तरह से कंफर्म्ड है, इतने लोगों की तो सीरिया में डेथ हो चुकी है। सोचो जिसकी आबादी ही 2 करोड़ के आसपास हो, उस देश में 5 लाख लोगों की मौत हो जाना और उस देश की 50% आबादी का एज अ रिफ्यूजी हो जाना, और उसमें से भी जो सीरियन रिफ्यूजी हैं, हालांकि कई उसमें यूरोप में गए, लेकिन जो मैक्सिमम सीरियन रिफ्यूजी हैं वो टर्की में ही यहाँ पे बॉर्डर के पास रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। तो ऐसे में टर्की का है कि इधर जो इधर रेड कलर का एरिया है, यहाँ पे टर्की क्यों बॉम्बिंग कर रहा है? टर्की ने कुछ रेबल्स को, यानी कुछ विद्रोहियों को समर्थन दे रखा है। क्यों समर्थन दे रखा है? क्योंकि टर्की का कहना है कि इधर मैं बफर स्टेट बना दूंगा, तो जितने हमारे सीरियंस जो हमारे यहाँ पे रेफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, इनको यहाँ पे बसा दिया जाएगा। और एक तरह से ये जो कुर्द लोग हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई ना हो, इस वजह से टर्की यहाँ पे इन्वॉल्व है। अदरवाइज इनकी एक्सपेक्टेशन हाई हो गई तो वो कहेंगे एक कुर्दिस्तान नामक देश की मांग करने लगेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी घटनाक्रम थे ये इनसे जुड़े हुए थे। फिर अब ये व्हाट इज हयात ताहिर अल शाम, तो ये हमने बताया कि अलकायदा का ही जुड़ा हुआ था, अलकायदा से जुड़ा हुआ था अल नुसरा फ्रंट। बाद में ये अलकायदा ने मतलब अल नुसरा फ्रंट जो बना था ये अलकायदा से जुड़ा था, लेकिन ये इतनी हत्याएं और इतनी गई गुजरी हरकतें करता था कि अलकायदा ने भी कह दिया कि भाई तुम हमसे भी ज्यादा गए गुजरे हो, तो भाई हम तुमको अपना नहीं मानते। तो फिर ये इस्लामिक स्टेट की उसमें मतलब एक तरह से अल नुसरा फ्रंट उसके नक्शे कदम पे चल जाता है, और अभी उसने अपना नाम बदल दिया है, हयात ताहिर अल शाम कर दिया गया है, ठीक है। तो ये कुर्दों के बारे में हमने समझ लिया, कुर्द कहां पे किस तरह से क्या है, उनका क्या अटेम्प्ट है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम टर्की, कुर्द और यूएस का ट्रायंगल समझ लेते हैं, और हम ये समझ लेते हैं कि ये जो टर्की है ये इतना ज्यादा क्यों नॉर्दर्न सीरिया के एरिया में, कि अभी जो टर्की क्यों इन्वेड कर रहा है सीरिया को, तो इसको हम समझते हैं कि बाय इन्वेडिंग नॉर्दर्न सीरिया टर्की सीक्स टू क्रिएट अ पीस जोन। टर्की पीस जोन क्रिएट करना चाहता है, वहां पे सीरियन रिफ्यूजीज को बसाना चाहता है, और टर्की का मानना है कि पीस जोन हो जाएगा तो ये एक तरह से टर्की थोड़ा सा लैंड भी ग्रैब कर लेगा सीरिया के हिस्से में, है ना। और फिर क्वेश्चन आता है कि नॉर्दर्न सीरिया जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इतना सारे लोग इसमें इंपॉर्टेंट मतलब अपना ध्यान लगा रहे हैं? क्योंकि नॉर्दर्न सीरिया में सीरिया का जो 30% ऑयल और गैस है वो सीरिया के नॉर्दर्न हिस्से में है। तो अब समझ में आया, ऑयल और गैस लड़ाई में ये भी है। ये मतलब अल नुसरा फ्रंट का जो हयात ताहिर अल शाम है ये क्यों नॉर्दर्न सीरिया में है, कैसे कमाई कर रहा है ये? क्योंकि वहाँ के ऑयल रिजर्व्स पे, वहाँ पे नेचुरल गैस पे कब्जा करके बैठा हुआ है, उसी से कमाई कर रहा है, टर्की के थ्रू आगे भिजवा देता है। तो ये जो चीजें हैं, तो 30% सीरिया का ऑयल एंड गैस वहां पे है। दिस एरिया हार्बर्स अ फर्टाइल एग्रीकल्चर रेन। इवन जो ये एरिया है यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा उपजाऊ एक तरह से कृषि योग्य भूमि है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूफ्रेटिस नदी, जो उस रीजन में टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी है, जो पुरानी मेसोपोटामिया की सभ्यता थी उसी पास थी, तो ये यूफ्रेटिस नदी बहती है, और यहाँ पे जो ये एरिया है ये एक तरह से कुर्द के ही कंट्रोल में है। तो ये थी हमारी आज की पूरी जानकारी। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से, ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं।
इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए और हमारे साथ अपने डिफेंस की तैयारी को और आगे करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप, और ये हमारे इस लोगो के साथ आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।